वी विल नाउ डिस्कस द एनालिसिस ऑफ डेटा। एक बार आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तो आप उसको एनालाइज कैसे करोगे? मेनली दो तरीके होते हैं। द वेरी फर्स्ट मेथड इज़ द क्वांटिटेटिव मेथड। ऑल राइट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्वेश्चनायर, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज एक्सेट्रा, इन सब में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस दिए होते हैं। यूजुअली जो भी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होंगे, अगर 4 ऑप्शंस हैं या 2 ऑप्शंस हैं, तो वो या तो स्केल्ड फॉर्म में होंगे कि अगर मान लो 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो उनकी स्कोरिंग है 1 2 3 4 5, ठीक है, या हो सकता है 6 7 तक भी हो, ठीक है। सो बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी 1 या डिक्रीजिंग इंटेंसिटी 1 to 7 या 7 to 1 स्कोरिंग हो सकती है। हो सकता है 0 to 6 भी हो या 0 to 4 भी हो, ठीक है। सॉरी, देयर इज सम इशू। या सो स्केल्ड फॉर्म में हो सकते हैं रिस्पॉन्सेज। यूजुअली स्केल्ड फॉर्म से हमें पता चलता है कि स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड कितना है रिस्पॉन्स का। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है, व्हेन अ लिजर्ड कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ मच फियर डू यू एक्सपीरियंस, एंड यू हैव टू रेट योर लेवल ऑफ फियर फ्रॉम 0 to 5, ठीक है। सो हमें अगर 5 का मतलब हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा फियर फील करते हो, 1 का मतलब हो जाएगा कि बिल्कुल फियर नहीं फील करते हो, ठीक है। अगर स्केल्ड नहीं होंगे रिस्पॉन्सेज तो यूजुअली एक राइट या रॉन्ग आंसर होगा। राइट के लिए ज़्यादातर 1 स्कोर दिया जाता है और रॉन्ग के लिए 0। एट द एंड जो भी मान लो अगर स्केल्ड फॉर्म में थे आपके और 10 क्वेश्चंस थे और एक पर आपने 2 लगाया था, एक पर 5 लगाया था, एक पर 3 लगाया था, तो ऐसे ही 10 क्वेश्चंस का जो टोटल होगा वो आपका रॉ स्कोर हो जाता है। सारे के सारे, इसके लिए आप सारे के सारे नंबर्स को जो भी आपको मिले हैं उनसे टोटल कैलकुलेट करते हो और उसके बेसिस पे एक एग्रीगेट स्कोर पे निकलते हो, विच टेल्स यू अबाउट द पार्टिसिपेंट्स लेवल ऑन दैट पर्टिकुलर attribute. In doing so, the researcher converts the psychological attribute into quantity. So quantitative data में हो क्या रहा है कि जो भी आपके responses हैं उनको एक quantity provide हो रही है, ठीक है। If there is no quantification available, then we go for the qualitative method. टाइपो एरर है यहाँ पर, क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करते हो। सी कभी कभी, एज आई सेड, बिकॉज ह्यूमन एक्सपीरियंस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, नॉट एवरीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्कोर्स, सो इन सच अ केस वी यूज़ क्वालिटेटिव मेथड। दिस कॉम्प्लेक्सिटी, जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्सिटी इट goes away if one tries to elicit information from the respondent on the basis of a simple question. Any attempt to such quantification of subjective experiences will not enable you to get the principles of organizing such experiences. यानी कि आपको एक क्रूड वैल्यू तो मिल जाएगी, बट जो एसेंस है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस का, कि ठीक है डर लग रहा है, 5 के मैग्नीट्यूड में डर लग रहा है, बहुत लग रहा है, बट उस डर के टाइम पे आप क्या क्या फील कर रहे हो, वो सारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस वहाँ से हट गए बिकॉज यू completely quantified it. So for this, psychologists have developed various qualitative methods to analyze such data, जिसमें हमारा एक तरीका होता है नरेटिव एनालिसिस। आप पर्सन को बोलते हो कि वो अपनी एक्सपीरियंस को पूरी एक स्टोरी के फॉर्म में नरेट करे और उस पूरे स्टोरी को फिर नरेटिव एनालिसिस की हेल्प से स्टडी किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। Qualitative data are usually in the form of participants' own words, field notes taken by the researcher, in the form of photographs, interview responses, or taped or video recorded informal talks. Since it is not possible to convert these into scores, the researcher uses the technique of content analysis or narrative analysis to find out thematic categories. थोड़ा सा तो हमें उसे ऑब्जेक्टिव करना पड़ेगा, सो दैट, क्योंकि आपका इंटरप्रिटेशन, एक पर्सन की एक स्टोरी मैंने पढ़ी और आपने पढ़ी, आपका इंटरप्रिटेशन और मेरा इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है। सो टू गिव इट एटलीस्ट सम ऑब्जेक्टिफिकेशन, थोड़ा सा उसको सो दैट ऑब्जेक्टिविटी रहे, ऐसा ना हो कि सबका अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। सो हम उनको कैटेगरीज या थीम्स के फॉर्म में चेंज करते हैं and build those categories taking examples from the data. So usually this qualitative method is very descriptive in nature.
लेट अस नाउ डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं. हमने हर मेथड के साथ उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करे थे, बट देयर आर ऑल्सो सम एडवांटेजेस दैट आर कॉमन फॉर ऑल काइंड ऑफ मेथड्स. वील डिस्कस दोज. फर्स्टली, लैक ऑफ ट्रू ज़ीरो पॉइंट. सी, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि साइकोलॉजी में चीज़ें एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होती हैं, या उनकी कोई एब्सोल्यूट मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है. ठीक है, आप नहीं बोल सकते. जैसे फिज़िक्स है, फिज़िक्स में ज़ीरो डिस्टेंस होता है. ठीक है, अगर आपने बिल्कुल भी मूव नहीं किया है तो ज़ीरो डिस्टेंस है, ज़ीरो स्पीड है, ज़ीरो एक्सेलरेशन है. बट साइकोलॉजी में आप बोल सकते हो कि दिस इज़ द मैक्सिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस या दिस इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. नो, देयर इज़ नो ज़ीरो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. जो ज़ीरो इंटेलिजेंस का स्कोर आता है वो एक एब्सोल्यूट ज़ीरो है. सॉरी, दैट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट ज़ीरो, दैट इज़ अ आर्बिटरी ज़ीरो जिसको सेट किया गया है टू अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पर मान लेंगे कि बहुत कम इंटेलिजेंस है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इंटेलिजेंस उस पर्सन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है अगर ज़ीरो स्कोर आया है. So psychological measurements do not have a true zero point. For example, no person in this world has zero intelligence. All of us have some degree of intelligence. In psychological attributes, an arbitrary point is decided as 0 point, and from there, measurement is proceeded further. As a result, whatever scores we get in psychological studies are not absolute in nature, rather they have a relative value. यानी कि अगर ये ज़ीरो आया है किसी का इंटेलिजेंस, सो जो एवरेज इंटेलिजेंस लेवल है 100 का, उसके सेंस उस 100 से ये 100 कम है. उस 100 स्कोर के इंटेलिजेंस से दिस इज़ 100 कम. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो है, उस पर्सन में कोई इंटेलिजेंस है ही नहीं. सेकेंड इज़ रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स. कई बार कुछ एक पर्टिकुलर टेस्ट है जो मान लीजिए इंडिया के लोगों ने बनाया. ठीक है, अब क्योंकि वो इंडिया के लोगों पे बना है तो उसको यूएस के लोगों पे यूज़ करना इज़ नॉट राइट, बिकॉज वहाँ के लोग यहाँ के लोगों से अलग हो सकते हैं, कल्चरल फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, सो साइकोलॉजिकल टेस्ट यूजुअली जब भी बनाए जाते हैं तो इट इज़ टू बी मेड श्योर कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के या कल्चर के या सोसाइटी के सेलिएंट फीचर्स को व्यू में रख करके बनाए जाएं. हेंस जब भी आप किसी साइकोलॉजिकल टेस्ट का अडेप्टेशन करते हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू इट प्रॉपरली और उस कॉन्टेक्स्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को पर्सपेक्टिव या व्यू में रख करके ही बनाओ. थर्ड इज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा. The interpretations of qualitative data may vary from one individual to another. जैसे कि मैंने कहा, किसी ने एक स्टोरी लिखी है तो आपका interpretation of that story and my interpretation of that story might be different. So it is therefore often suggested that in case of qualitative studies, the field work should be done by more than one investigator who at the end of the day should discuss their observations and arrive at an agreement before finally giving it a meaning. We'll now discuss the ethical issues or principles of ethics that are used in research or psychological inquiry. So there are certain things that you have to keep in mind here. First is voluntary participation. This simply means कि हर participant जिसको आप अपनी स्टडी में लेना चाहते हो उसके पास फ्रीडम होता है टू डिसाइड कि वो आपकी स्टडी का पार्ट बनना चाहता है या नहीं. आप किसी को भी फोर्स या कोएशन या ज़बरदस्ती या ब्राइब करके या पैसे दे करके अपने रिसर्च का पार्टिसिपेंट नहीं बनाते हो. एवरी पार्टिसिपेंट हैज़ द फ्रीडम टू डिसाइड वेदर दे वांट टू पार्टिसिपेट इन योर स्टडी और नॉट, एंड दे कैन ऑल्सो विड्रॉ फ्रॉम द रिसर्च विदाउट एनी पेनल्टी whenever they want. Second is informed consent. Potential participants must receive the information regarding the details of the study before data from them are collected so that they can make an informed decision about the participation in the study. यानी कि अगर आप जो भी पार्टिसिपेंट्स को ले रहे हो, आप उनको स्टार्टिंग में ही अपनी पूरी स्टडी डिटेल में एक्सप्लेन करते हो कि आप क्यों कर रहे हो, आप कैसे करोगे, क्या क्या मेथड्स यूज़ करोगे,
पार्टिसिपेंट्स को क्या क्या करना पड़ेगा या उन पर क्या क्या चीज़ें अप्लाई करी जाएंगी, सो दैट वो एक फेयर डिसीजन बना सकें या डिसीजन ले सकें कि उनको आपकी स्टडी में पार्टिसिपेट करना है या नहीं। हो सकता है आपको एक पर्टिकुलर ड्रग यूज़ कर रहे हो या पर्टिकुलर थेरेपी यूज़ कर रहे हो और वो नहीं करना चाहते हो वो, ठीक है, उनको नहीं लेनी हो वो दवाई। सो दैट वो एक प्रॉपर फेयर डिसीजन बना सकें, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू टेल देम एवरीथिंग बिफोर द स्टडी स्टार्ट्स। Third is debriefing. Debriefing ensures that participants leave the study in the same physical and mental state as when they entered. It should offer reassurance to the participants. The researcher should make efforts to remove any anxiety or other adverse effects that participants may have felt in the course of the study, especially if deception is being used. कई बार हम रिसर्चेस में डिसेप्शन यूज़ करते हैं। हम पार्टिसिपेंट्स को ये नहीं बताते हैं कि उन पर उनको आप ये तो बताते हो कि मेडिसिन आप पर यूज़ करी जाएगी, बट आप उनको ये नहीं बताते हो कि आपने उन पर एक्चुअल मेडिसिन यूज़ करी है या एक प्लेसिबो यूज़ कर दिया है जो मेडिसिन जैसा दिखता है बट उसमें मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स नहीं है, ठीक है। सो आप ये नहीं बताते हो कि इन पर प्लेसिबो यूज़ किया है या एक्चुअल मेडिकेशन यूज़ किया है। ऑल्दो आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट की वजह से स्टार्टिंग में बताओगे कि आप पर मेडिसिन यूज़ करी जा सकती है, बट उन पर एक्चुअल मेडिसिन यूज़ हुई या प्लेसिबो या आप नहीं बताते हो, आप डिसेप्शन यूज़ करते हो, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर किसी को पता है कि भाई हमको परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए एक स्टेरॉइड दिया जा रहा है, तो एक्सपेक्टेशन में कि मुझे क्योंकि स्टेरॉइड दिया गया है तो मैं अच्छा ही परफॉर्म करूँगा, हो सकता है वो एक्चुअल में अच्छा परफॉर्म करे, या हो सकता है ये सोचकर कि स्टेरॉइड से तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, वो अपना फुल पोटेंशियल ना दें, ठीक है। सो टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ देयर माइंडसेट कि भाई मुझे क्या मिला गया है, मतलब मुझे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा गया है, कंट्रोल ग्रुप में, उसका इफेक्ट ना हो उनके परफॉर्मेंस पर, इसलिए आप कई बार डिसेप्शन यूज़ करते हो। सो इसकी वजह से कई बार पार्टिसिपेंट्स की खुद से एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं या आपसे एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, एंड एट द एंड दे में हैव अ थिंग कि भाई मुझे तो स्टेरॉइड दिया गया था फिर भी मैंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। सो वाइल दे लीव द स्टडी यू मेक श्योर दैट दे आर इन अ मेंटल और फिजिकल प्लेस, उसी जगह पर हैं जिससे उन्होंने स्टडी को एंटर, आपकी रिसर्च को एंटर किया था, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ऑफर रीअश्योरेंस टू योर पार्टिसिपेंट्स। Next is sharing results. It is obligatory for any researcher to go back to the participant and share the results of the study with them. This helps in fulfilling the expectations of participants, and they may also tell you their opinion about the results, which sometimes may help you to develop new insights. Next is confidentiality of data source. The participants in a study have the right to privacy. ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि आप अपना डेटा तो शेयर कर सकते हो, लेकिन कौन सा रिस्पॉन्स किस पार्टिसिपेंट का है, उनका नाम, उनकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। सो पार्टिसिपेंट्स हैव द राइट टू देयर प्रिवेसी. The information should only be used for research purposes, and in no circumstances it should be passed on to any other interested parties. With this, we are done with the second chapter of your class 11th, which was methods of inquiry. Hope it was a good class for you and you were able to understand things. Thank you and have a nice day.